मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरदार पटेल का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा दिखाए गए साहस और एकता और सेवा भाव के आदर्श आज भी भारतीय जनता के लिए मार्गदर्शक है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया। लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए एक चिरस्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। इस स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा।
जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश। योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति कहा है। तो डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश के रीवा में मौजूद एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से अयोध्या सहित पूरे देश में शोक की लहर है। डॉक्टर रामविलास वेदांती अयोध्या में, आपको बता दें कि अयोध्या से ही सांसद रह चुके थे और सनातन संस्कृति और राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कहा है कि डॉक्टर रामविलास वेदांती का जाना सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन हो गया है। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। सीएम योगी ने गहरा दुख भी जताया है। तो डॉक्टर रामविलास वेदांती अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से अयोध्या सहित पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। डॉक्टर रामविलास वेदांती अयोध्या से सांसद रह चुके थे और सनातन संस्कृति और राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। वे अपने ओजस्वी व्यक्तियों और धार्मिक विचारधारा के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कहा है कि डॉक्टर रामविलास वेदांती का जाना सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंदिर दर्शन के बाद ही सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ता अंकित यादव के घर पर भी पहुंचे और जहां पर उन्हें नवागत बीजेपी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने की बधाई दी गई है। इस मौके पर ही दोनों नेताओं ने संगठन की मजबूती और स्थानीय विकास पर चर्चा की है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम मोहन और सीएम ने बाबा विश्वनाथ के लिए दर्शन किए और इसके साथ ही कार्यकर्ता अंकित यादव के घर पे भी सीएम पहुंचे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप तस्करी का मामला, जहां पर शुभम जायसवाल को ईडी ने तलब किया है और ईडी के सामने पेश होंगे शुभम जायसवाल। कफ सिरप की जो तस्करी का जुड़ा मामला था, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। अब इसमें फिर से एक अपडेट सामने आ गई है, जहां पर एक मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुभम जायसवाल को तलब किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपने समक्ष पेश होने का भी निर्देश दे दिया है। वही सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई जो है वो कफ सिरप की अवैध सप्लाई और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच के तहत ही की जा रही है। तो कफ सिरप तस्करी का जो मामला है, लगातार आपको अपडेट देते आ रहे हैं और शुभम को ही ईडी ने तलब किया है। वित्तीय लेन देन की अब जांच होगी। तो बड़ी अपडेट, कफ सिरप तस्करी के मामले में शुभम जायसवाल को ईडी ने तलब किया है और ईडी के सामने पेश होंगे अब शुभम जायसवाल। तो कफ सिरप तस्करी से जुड़े एक मामले में ही ईडी ने शुभम जायसवाल को तलब किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपने समक्ष पेश होने के भी निर्देश दिया। वहीं सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई कफ सिरप की अवैध सप्लाई और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच के तहत ही की जा रही है। तो लगातार कफ सिरप मामले में अपडेट सामने आ रही है। एक और अपडेट सामने आ गई है, जहां पर बताया जा रहा है शुभम जायसवाल को तलब किया गया है। जांच एजेंसी ने ही उन्हें पूछताछ के लिए अपने समक्ष पेश होने के भी अब निर्देश दे दिए हैं। वहीं ये कार्रवाई कफ सिरप की अवैध सप्लाई और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच के तहत की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, कफ सिरप तस्करी का मामला आ रहा था सामने और लगातार हम अपडेट भी देते आ रहे हैं। अब इसमें एक और अपडेट सामने आ गई है, शुभम जायसवाल को तलब किया गया है। देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए शुभम जायसवाल के
को ईडी ने 2 नोटिस पहले भी दिए हैं, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर को, और आज फिर एक नोटिस तामील हुई है, जिसके बाद शुभम जायसवाल को ईडी के हेड ऑफिस में यानी कि लखनऊ में पेश होना है। जिसके बाद अगर ईडी की जो तीसरी नोटिस है, अगर उसमें भी शुभम जायसवाल पेश नहीं होते हैं तो जो ईडी है वो कार्यवाही कर सकती है और जो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू है वो जारी कर सकती है, यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट होता है। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को 3 जो वो है 3 दिए जाते हैं, तो तीनों को अगर वो तीनों नोटिस पे अगर वो पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और जेल तक के प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं ईडी ने तीसरा जो आज नोटिस है वो तामील किया है, और उसके बाद भी अगर शुभम नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसी तरीके से हाल ही में जब शुभम जायसवाल का नाम इनिशियल जो पैरवी हुई थी तब उसमें सामने आया था, तो उसमें भी ये स्पष्ट जो रेड क्रॉस नोटिस है वो भी जारी किया गया था, यानी कि जो शुभम जायसवाल है वो इस पूरे घटनाक्रम के मेन सरगना माने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी कई मायनों में बड़ी अहम मानी जा रही है, और साफ तौर पर जिस तरीके से माना जा रहा है कि शुभम जायसवाल भारत छोड़ करके कहीं विदेश चले गए हैं, विदेश भाग गए हैं, तो उनके लिए जो रेड क्रॉस नोटिस है वो भी जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं इंटरपोल की जांच एजेंसियां हो या भारतीय मूल की एजेंसियां हो, तो लगातार शुभम जायसवाल को ट्रैक कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शुभम जायसवाल की जो गिरफ्तारी है उस पे ईडी हो चाहे तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार जानकारी करें कि शुभम जायसवाल की जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द हो, और कहीं ना कहीं जो छुपे हुए फैक्ट्स हैं और जो छुपे हुए तथ्य हैं जो जिनके जो पूरी इस सिंडिकेट का जो सरगना है शुभम जायसवाल, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार सभी जो टीमें हैं वो अपने अपने तरह से प्रयास कर रही हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे बात किया जाए तमाम जो विभाग है वो अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जानना चाहेंगे शुभम जायसवाल के साथ कोई गिरोह भी काम कर रहा है या ये काफी समय से जो तस्करी का मामला है वो सामने आ रहा था? देखिए, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो आलोक नामक जो व्यक्ति है, यानी जो पुलिस में उत्तर प्रदेश पुलिस में था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके उत्तर प्रदेश पुलिस से उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हर एक विभाग में अपना एक एक जो ज्वाइंट है वो बना करके शुभम जायसवाल ने रखा था, जिसके बाद से इतना बड़ा जो सिंडिकेट है, यानी कि माना जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ के हेरफेर का जो ये पूरा सिंडिकेट है वो चलाया जा रहा था। यानी कि ईडी हो चाहे तमाम एजेंसियां हो, लगातार अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं और जो तथ्य है उनको बटोरने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरीके से तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं, तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये पूरा सिंडिकेट एक गिरोह के तरीके काम करता था कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम बटा हुआ था, और जिस तरीके से इन सिंडिकेट्स में जो वर्किंग होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी ऑथेंटिक होती है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक काम डिसाइड होता है, वो अपने ही काम में मास्टर होता है। तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट के तरीके पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, और जिस तरीके से अन्य जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी तरफ से ये तमाम जो खुलासे हैं वो पुलिस ने किए हैं, और अब शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार चाहे वो इंटरपोल हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और जल्द से जल्द शुभम की जो गिरफ्तारी है उस पर भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल अमन, अगर तस्करी की बात की जाए तो ये कब से तस्करी की जा रही थी और आखिरकार ये जो कप सिरप की बात हो रही है इसमें कैसी मिलावट की जा रही थी और कहाँ भेजा जा रहा था, इसके बारे में विस्तार से अपडेट दीजिए। सुमन, जिस तरीके से अगर कप सिरप के सिंडिकेट की बात की जाए तो लगभग ये 2024 नवंबर से इसका जो खुलासा है वो शुरू हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कप सिरप है वो इंडिया में तो कहीं ना कहीं कई जगहों पे ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर वो
इलीगल तौर से इंपोर्ट की जाती थी, और उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा यूजेस था, यानी कि जब वो व्यक्ति जब उसका इस्तेमाल कर लेता था तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता था। यानी कि जो ये इसके अंदर कंपाउंड यूज करे गए थे वो एक तरीके का एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए एक कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक्सेस यूजेज है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तभी इसका जो है नमूने लिए गए, और उसके बाद जब उन जो सैंपल्स हैं, फिर उसके बाद तमाम तरीके से और घटनाएं सामने आई कि जो कई बच्चों ने इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई या वो मृत तक डॉक्टरों ने घोषित कर दिया। तो ये सब तमाम चीजें हैं। जब इनकी तफ्तीश शुरू हुई, जब FSDA की टीमें हैं उन्होंने सैंपल्स लिए, उन सभी जो सिरप है उसके बाद उस पर जब लैब रिसर्च हुआ तो उसमें साफ तौर पर ही चीजें निकल के आई कि जो इसमें जो कंपाउंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए फिर आगे जांच FSDA ने स्थानीय थाने को दी, फिर उसके बाद थाने से फिर चीजें आगे बढ़ती गई। तो ये जो सिलसिलेवार स्तर है वो लगातार जुड़ते गए, और इतने बड़े सिंडिकेट का जो स्तर है वो सामने निकल करके आ रहा हो लगातार, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे FSDA की टीमें हो, चाहे ED हो, तमाम अपनी अपनी जो तरीके से सभी अपने फील्ड्स में अपनी जो है तरीके से उन सभी खुलासे को लगातार करने के लिए सामने आ रही हैं। सुमन जी, अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ही दर्शन समय बढ़ाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन का समय 2.5 घंटे बढ़ा दिया है। इस फैसले के विरोध में मंदिर प्रबंध समिति और सेवायत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और बता दें आपको कि सुनवाई के दौरान ही सेवायतों ने दावा किया है कि भगवान का अपना विश्राम काल होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, और इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आराम के समय भगवान को वास्तव में आराम कब करने दिया जाता है तो प्रभावशाली लोगों को उसी समय दर्शन की अनुमति दी जाती है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी के ही पहले सप्ताह में होगी। अब खबर सीतापुर से है, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने ही खैराबाद में मौजूद जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का ही औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में ये डाक डिस्पैच और इसके साथ ही NUHM और सर्विलांस लेखा मेडिकल और प्रशासनिक अनुभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और डाक रजिस्टर में ही त्रुटि पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि लिपिक कमल और हसन की अनुपस्थिति पर वेतन काटने के आदेश दिए गए, और इसके साथ ही NUHM कक्ष में ही नोडल अधिकारी डॉक्टर विकास की अनुपस्थिति पर वेतन कटौती और स्पष्टीकरण मांगा गया है। कैश बुक में ही त्रुटि पाए जाने पर लेखाकार मनीष कुमार को चेतावनी पत्र जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान ही CMO डॉक्टर सुरेश कुमार उपस्थित रहे। गौतम बुद्ध नगर में घने कोहरे के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं के बाद यातायात विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, और इसके तहत ही मुख्य राजमार्गों पर गति सीमा लागू कर दी गई है। नोएडा सेक्टर 24 एलिवेटेड रोड पर ही बता दें आपको कि ट्रैफिक इंटरसेप्टर गति सीमा जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही अधिकारियों ने वाहन चालकों से सतर्क रहने और कोहरे के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी अपील की है। इटावा में सिविल लाइन इलाके में मौजूद सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यालय में भीषण आग लग गई, और जिसमें 50 वर्षों से जमा रिकॉर्ड पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग करीब 6 रूम में फैली और हजारों फाइलें जिनमें विभागीय और कर्मचारियों के पुराने रिकॉर्ड शामिल थे नष्ट हो गए। दमकल विभाग की टीम
जो है वो 3 गाड़ियों ने ही वहां पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पहली जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग लगने की खबर सबसे पहले ही चौकीदार बलवीर सिंह को मिली और उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी। सिंचाई विभाग के कर्मचारी कमलेश कुमार ने बताया है कि आग से विभाग का पुराना रिकॉर्ड जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दमकल कर्मी सुभाष चंद्र ने बताया है कि टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि इतने बड़े हादसे के बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे कि सवाल खड़े लाजमी हो रहे। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो। बच्चे टहलने आए, उन्होंने बताया आग लगी, बहुत भयंकर लगी। देखा आके तो पुराना रिकॉर्ड था, उसमें पहले आग लगी थी। उसमें कर्मचारियों की फाइलें थी, सेवा पुस्तकें थी। तो उसमें जब देखा तो फोन किया गया हेडक्वार्टर जेई को, बड़े साहब को किया गया। जब तक ये आई तब तक भयंकर आग इधर भी फैल गई। फैलने के बाद लाइट कटवाई, उसके बाद लाइट उसका काबू पाया गया। एटा में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना मलावन क्षेत्र के गांव पुराव के पास में एक बाइक ट्रक से टकरा गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र हिंदुस्तान लीवर के पास में डिवाइडर के वैगनार कार जो है वो टकरा गई और हादसे में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि थाना मिरहरची क्षेत्र के गांव नगला खेयाली के पास में वैगनार कार ने ही साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सभी जगहों पर राहत और जांच शुरू कर दिया है और कोहरे को देखते हुए वाहनों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में दबंगों की हदें पार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सदुल्लूपुर गांव के बाहर ही 2 युवकों की निर्मम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। घायल हुए एक युवक को ही काशीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद से ही वो 2 दिन से ही थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग और आसपास के निवासी इस घटना को लेकर गहरी चिंता में हैं। पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।